बच्चों अपन बात कर रहे थे ब्याज दर के प्रतिष्ठावादी और नवप्रतिष्ठावादी और कीनीजियन सिद्धांत की। और इसमें अपन ने ये देखा था कि ब्याज दर क्या होती है और ब्याज दर के शून्य या ऋणात्मक हो सकती है या नहीं हो सकती है, और ये शून्य या ऋणात्मक क्यों नहीं होती है, इसके कुछ कारण थे, वो भी अपन ने देखे थे। अब आज अपन बात करें कि ब्याज का औचित्य क्या है, या कहें तो कि ब्याज क्यों दिया जाए। प्राचीन काल में से ब्याज के औचित्य पर विद्वानों के अंदर मतभेद रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋण धनवान व्यक्ति द्वारा निर्धन का शोषण का कारण रहा है। इसलिए सभी धर्मों और विद्वानों ने ब्याज को अन्यायपूर्ण मानकर इसकी निंदा की। ईसाई, यहूदी, इस्लाम, इन धर्मों में भी इसको बुरा माना गया। प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने भी इसकी निंदा की है। कार्ल मार्क्स ने इसे एक डकैती कहा। तो समाजवाद में भी इसका कोई स्थान नहीं है। तो आधुनिक युग में साम्यवादी और समाजवादी विद्वानों के अतिरिक्त सभी सूद या ब्याज के औचित्य को स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति के अन्य साधनों के समान पूंजी का भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें उत्पादकता होती है। अतः जिस प्रकार उत्पादन के अन्य साधनों को उनकी उत्पादकता के कारण राष्ट्रीय आय में से पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से पूंजीपतियों को भी पूंजी की उत्पादकता और उसके प्रयोग के कारण पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ब्याज का स्वभाव न केवल कीमत का है बल्कि आय का भी है। जब पूंजीपति अपने धन को ऋण के रूप में देता है तो उसे ऋण देय कोषों के प्रयोग के रूप में ब्याज कीमत के समान होता है, और जब पूंजीपति अपनी पूंजी का प्रयोग या विनियोग आय उपार्जन के लिए करता है तो वहाँ पूंजी के प्रयोग से प्राप्त ब्याज आय है। इस प्रकार ब्याज पुरस्कार या कीमत के अतिरिक्त पूंजी के स्वामी के लिए आय के तुल्य भी है। अतः उत्पत्ति के अन्य साधनों के प्रतिफल के समान ब्याज पूंजीपति के लिए कीमत और आय दोनों का स्रोत है। ब्याज का औचित्य पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग है। तो पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज का औचित्य देखें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज का औचित्य कीमत और आय दोनों दृष्टि से है। कीमत के रूप में ब्याज का औचित्य इसलिए है क्योंकि बचत करने के लिए ब्याज प्रेरणा का स्रोत है, पर यह केवल एकमात्र कारण नहीं है। बचत को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व भी हैं, उनमें से ब्याज भी एक है। दूसरा है, ब्याज पूंजीगत वस्तुओं के मांग को उचित सीमाओं के अंतर्गत नियंत्रित रखता है। पूंजीगत वस्तुओं की संभावित पूर्ति सीमित होती है, इसलिए वह उत्पादित आय के उस भाग पर निर्भर है जो उपभोग के प्रयुक्त नहीं की जाती है पर विनियोग की जाती है। अगर पूंजीगत साधनों या बचतों को निःशुल्क प्राप्त किया जा सके तो उनकी मांग असीमित रूप से बढ़ जाने से अर्थव्यवस्था पर भार बढ़ जाएगा। तीसरा कारण इसको कीमत के रूप में मानने का ये भी है कि ब्याज पूंजी के वितरण और राशनिंग का कार्य करता है। जिस प्रकार वस्तु की कीमत ऊंची होने पर उसका प्रयोग केवल अधिक उपयोगी कार्य में ही किया जाता है, ब्याज भी उधार देय कोषों की कीमत होने से पूंजी के विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक उपभोग में पूंजी की संभावित प्रतिफल उसके ब्याज दर के बराबर हो। संभावित लाभ कम होने पर वैसे उद्योगों में पूंजी विनियोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये तो हमने देखा कि कीमत के रूप में ब्याज का क्या औचित्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब हम देखें कि आय के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज को उचित ठहराना उस हालत में तो उपयुक्त नहीं है जब समाज का पूंजीपति वर्ग केवल ब्याज खाने वाले निकम्मे व्यक्तियों की जमात बनकर कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में धन में असमानताओं को बढ़ाती है व परजीवियों को प्रेरणा
देती है। पर जब पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी का प्रयोग उत्पादक कार्यों में करते हैं तो इससे समाज में कई उपयोगी कार्य होते हैं और पूंजी के विनियोग से रोजगार और उत्पादन बढ़ाया जाकर आय प्राप्त की जाती है, तो यह औचित्यपूर्ण है। अब हम समाजवाद के अंतर्गत ब्याज को देखें तो मार्क्स के अनुसार केवल श्रम ही उत्पादक है और पूंजी तो श्रम की ही बचत है, इसलिए पूंजीपति श्रम का शोषण कर बचाता है। अतः ब्याज के औचित्य को मान्यता साम्यवाद और समाजवाद नहीं देता है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा में यद्यपि ब्याज शब्द का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वह चोर दरवाजे से प्रवेश कर अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में पूंजी के वितरण और राशनिंग का कार्य करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। देश में सीमित पूंजी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विनियोग परियोजनाओं के बीच चुनाव के लिए प्रतिफल की एक प्रमाणित दर के आधार का सहारा लेना पड़ता है। जिन परियोजनाओं में संभावित प्रतिफल इस निश्चित प्रमाणित दर से अधिक होता है तो उनमें पूंजी का विनियोग किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। यह आदर्श स्तर ही ब्याज की दर का प्रतीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर एक दूसरे प्रकार से भी प्रवेश करती है। सरकार देश के कुल साधनों का उत्पादन और उपभोग उद्योगों में वितरण करती है। जो भाग उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है वह फिलहाल उपभोग के स्थान पर पूंजी विनियोग पर लाभ के समान है। ये भी एक प्रकार से भविष्य में सुखी जीवन के लिए ब्याज है। इस प्रकार पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में ब्याज का अस्तित्व है। यह हिसाब किताब और गणना के आधार तथा साधनों के उत्पादक कार्यों में वितरण पर नियंत्रण रखने में सहायक है। कीमत के रूप में ब्याज औचित्यपूर्ण है, पर केवल आय के रूप में इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अब हम देखें ब्याज के सिद्धांत। तो समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कुछ ब्याज को पूंजी के प्रतिफल के रूप में देखते हैं, अतः उसमें उन्होंने ब्याज के संबंध में त्याग, प्रतीक्षा, समय अधिमान, उत्पादकता और पूंजी की मांग और पूर्ति के से इसका संबंध किया है। जबकि कुछ अर्थशास्त्री ब्याज को मौद्रिक घटना के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार ब्याज मौद्रिक परिस्थितियों का परिणाम है। ब्याज के मुख्य सिद्धांत अगर हम देखें तो इनमें से जो शुरू के 5 सिद्धांत हैं इन्हें ब्याज निर्धारण के वास्तविक सिद्धांत कहा जाता है, जबकि कीन्स का तरलता वरीयता सिद्धांत या तरलता पसंदगी सिद्धांत ब्याज का ऋण देय कोष और आधुनिक सिद्धांत ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अर्थशास्त्री सीनियर ने किया था। बाद में केयर्नेस ने भी इसका समर्थन किया। सीनियर के अनुसार ब्याज त्याग का पुरस्कार है, पूंजी बचत का परिणाम है। अतः पूंजी बचाने के लिए व्यक्ति को अपने वर्तमान उपभोग का परित्याग करना पड़ता है। इस बचत में निहित त्याग के उपलक्ष्य में जो पुरस्कार बचतकर्ता को दिया जाता है वही ब्याज है। आगे चलकर सीनियर के त्याग सिद्धांत की कई त्रुटियां होने के कारण इसको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सभी व्यक्तियों को बचत करने से कष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति धनवान होता है या जिनकी आमदनी कहीं अधिक होती है उन्हें बचत करने में कोई कष्ट या त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बिना किसी असुविधा या त्याग के पैसा बचा लेते हैं। अतः ब्याज को त्याग का पुरस्कार कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के आधार पर तो बचत में त्याग केवल निर्धनों और कम आय वालों को होता है और केवल वे ही ब्याज के हकदार होने चाहिए, धनवान नहीं। अतः इस त्रुटि के निवारण के लिए मार्शल ने त्याग शब्द के बदले में प्रतीक्षा शब्द का उपयोग
उपयुक्त बताया। उनके अनुसार ब्याज प्रतीक्षा का प्रतिफल है। यद्यपि बचत करने में सभी को त्याग नहीं करना पड़ता है, पर बचत में प्रतीक्षा भाव निहित है। बचतकर्ता अपने वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित कर देता है, अतः ब्याज भविष्य में उपभोग के लिए वर्तमान प्रतीक्षा का पुरस्कार है। इस सिद्धांत की आलोचना अगर हम देखें तो दोनों ही धारणा एक पक्षीय है, केवल इसमें पूर्ति पक्ष की ओर ध्यान दिया गया है, पूंजी की मांग पक्ष की उपेक्षा इसमें की गई है। दूसरी बात है कि प्रतीक्षा आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे उत्पादन का एक पृथक साधन समझना उपयुक्त नहीं है। तीसरी बात है, कुछ व्यक्ति बिना किसी त्याग या प्रतीक्षा के बचाते हैं, फिर भी उन्हें ब्याज मिलता है। ये सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है। अतः इस सिद्धांत में बचत के अन्य घटकों और ब्याज को प्रभावित करने वाले तत्वों को भुला दिया गया है, इसलिए ये सिद्धांत अपूर्ण है। बाकी का कल देखेंगे।